11th चैप्टर आप्तोपदेश प्रमाण। द फर्स्ट प्रमाण। आप्तोपदेश के लक्षण क्या है? आप्त पुरुष के वचनों को आप्तोपदेश कहा जाता है। आप्त पुरुष एक कॉन्सेप्ट है। आप्त पुरुष मतलब वो है जिसने जो बोल दिया वो सच माना जाएगा। उसके लक्षण आगे बताए हुए, वी विल डिस्कस दैट। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, इन तीन परीक्षाओं में सर्वप्रथम आप्तोपदेश से ज्ञान होता है, तत्पश्चात प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्ञान होता है। यदि पहले किसी वस्तु का उपदेश ना किया जाए तो प्रत्यक्ष और अनुमान से किसी की परीक्षा की जाएगी। इसलिए ज्ञान संपन्न व्यक्ति के लिए आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये तीन परीक्षाएं हैं। तो आयुर्वेद में जो हमारा आप्तोपदेश है उसको सबसे सुपीरियर माना गया, बाकी अनुमान बाद में आते हैं। आप्त के लक्षण क्या हैं यहाँ पे? तप और ज्ञान के बल से जो रज और तम से मुक्त हो गए, जिनको सदा त्रिकाल का अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान निर्बाध रूप से होता है और जिनकी ज्ञान शक्ति कभी नहीं रुक सकती, ऐसे व्यक्ति को आप्त, शिष्ट या विबुध कहा जाता है। इन आप्त पुरुषों के वचन संदेह रहित होते हैं, मतलब इन पर डाउट नहीं किया जा सकता। वह सदा सत्य ही बोलते हैं। रज और तन से शून्य होने पर वह असत्य बोलेंगे ही क्यों? रज और तम जो है वो मानसिक दोष माने गए, ये बुरे। सत्व जो है वो सिर्फ गुण है। जो पूरे सत्ववान पुरुष हैं और जो रज और तम से मुक्त हो चुके हैं और जिनको त्रिकाल मतलब वर्तमान, भविष्य और पहले माने भूत का ज्ञान हमेशा से होता है, उनको आप्त पुरुष कहा गया है। आचार्य चक्रपाणी का मत निशेषित मुक्त शब्द यथार्थ अग्री होने से कहा गया है, मतलब निर्जस्तमा तपम प्रयात शब्द हैं। सर्वथा रजगुण रहित व्यक्ति में तम गुण का भी अभाव हो जाता है। रज के अभाव से तम की प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, जो आप्त पुरुष है उसमें रज और तम नहीं होते। रज व तम रूप दोषों का क्षय होना आपती कहा जाता है। ठीक है, इन गुणों से युक्त होना अर्थात जिनमें रज और तम रूप दोषों का क्षय हो ऐसे पुरुषों को आप्त कहा जाता है। ठीक है, संपूर्ण जगत को कार्य अकार्य, प्रवृत्ति निवृत्ति रूप उपदेश से शिक्षा देने वाला शिष्ट कहलाता है। विबुद्ध जिसने विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त किया हो उसे विबुद्ध कहते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट इन सम वे। आप्त पुरुष वितर्क रहित अर्थात निश्चित ज्ञान वाले, समण ज्ञान संपन्न तथा कार्य और अकार्य के विभाग को जानने वाले होते हैं। वे किसी भी प्राणी के प्रति प्रीति उपमान नहीं रखते। अपताप उनके इन गुणों से युक्त होने से उनके वचनों का प्रमाण माना गया है। ठीक है, आप वचन मतलब जो भी कहें वो बिल्कुल सच माना जाता है। मॉडर्न डे इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो किसी भी फील्ड में जो स्पेशलिस्ट होंगे, जैसे अगर हम साइंस वगैरह की बात कर रहे हैं, वहाँ पे नील डिग्रीज टाइसन हो गया, या अगर हम मान लो इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो मैं भी इलॉन मस्क। फिर किसी भी विषय में जो सबसे ज़्यादा क्रेडिबल इंसान माना जाए वो आप्त पुरुष है इन सम वे। लेकिन जो यहाँ पे आप्त पुरुष के लक्षण बताए गए हैं वो थोड़े से और अलौकिक हैं। मॉडर्न डे में आप्त पुरुष फाउंड नहीं होते बाय द वे। आप्त पुरुष के वाक्यों को शब्द प्रमाण कहते हैं। आप्त पुरुष के उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं। ओके, आप्त उपदेश के भेद: लौकिक आप्त उपदेश और अलौकिक आप्त उपदेश। लौकिक आप्त उपदेश मतलब जो यहाँ पृथ्वी पे रहे हुए लोग हैं उनके जो आप्त उपदेश हैं, और अलौकिक आप्त उपदेश माने जो श्रुति या फिर वेद के वाक्यों से आए हैं। वेद जो है वो इंसानों के द्वारा लिखे गए नहीं माने गए हैं, उनको ऐसा माना गया है कि वो जब से पृथ्वी है तब से वेद भी ऑलरेडी है ही है। आप सबसे सहज आप्त ब्रह्म आदि का ग्रहण किया गया है। लौकिक पुरुषों का आप तत्व प्रत्येक विषय के सम्यक ज्ञान से ही संभव है तथा
उनका विषयों से राग द्वेष ना हो, ये अर्थ लिया जाना चाहिए। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर विषय के बारे में ही होंगे। अब स्वास्थ्य को बनाए रखने, रोगी को रोकथाम, निदान, चिकित्सा एवं अनुसंधान का महत्व, मतलब चिकित्सा में क्या महत्व है हमारा, आप उसका। स्वास्थ्य रक्षा एवं रोगों की रोकथाम हेतु विभिन्न अध्यायों के माध्यम से आयुर्वेदीय संहिताओं में आप्तोपदेश कहे गए हैं। जो हमारी चरक संहिता हो गई, सुश्रुत संहिता हो गई, अष्टांग हृदय हो गई, ये सब आप्तवचन कहा गया है। जो अष्टांग हृदय में उन्होंने स्पेसिफिकली ये भी बताया गया है एज वो बाकी संहिताओं का सार है। तो जिससे वाग्भट ने सार निकाला है वो सारे आप्तवचन ही थे, इसलिए उनकी बात भी आप्तवचन ही मानी जाएगी। दिनचर्या, ऋतुचर्या, धारण्य, अधारण्य, वेग आदि के संबंधित उपदेश इसमें प्रमुख हैं। आहार सेवन के नियम, निद्रा से संबंधित उपदेश आदि भी इसी प्रयोजन में दिए गए हैं। वैध रोगों की परीक्षा के लिए उपदेश आप्तोपदेश करते हैं। एक एक रोग की परीक्षा करते समय वह ऐसी प्रकोपणों वाली, ऐसी प्रकृति वाली, ऐसे कारणों वाली, ऐसे स्वरूप वाली, हमने पहले भी देख लिया था कि रोगों के जो लक्षण या फिर रूप, पूर्व रूप आदि बताए गए हैं, वो आप्तोपदेश के बेस पे ही हम चेक करते हैं कि हाँ किस चीज़ के कैसे हैं, एंड देन वी फर्दर वर्क अपॉन द चिकित्सा। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ आप्तोपदेश इन रिसर्च। आप्त मीन्स लर्न, क्रेडिबल पर्सन। इससे हमने साइंस का पहले एग्जाम्पल लिया था, हु आर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स ऑफ रजस एंड तमस। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, जो प्योर साइंटिफिक थिंकिंग के बेस्ड पे अपना ओपिनियन देते हैं, रैदर देन सम मोटिव जो हम रज में देख सकते हैं, और सम ऑब्जेक्टिव टू स्प्रेड हेट्रेड एंड प्रोपागेंडा, वो तम में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप्त पुरुष हो गया इन मॉडर्न कोरिलेशन। रुक, लेक्चर चल रहा है मेरा, उसके बाद करेंगे। वाग्भट Acharya's opinion, since the information described in the text is approved by ancient scripture, these should be administered without discussion। हाँ, यहाँ पे हमने अष्टांग हृदय का एग्जाम्पल लिया था कि वो वाग्भट ने लिखा है, बट ही सेड कि जो भी मैंने यहाँ पे बातें की हैं वो या तो आचार्य चरक या फिर आचार्य सुश्रुत के कहे गए वचन के ऊपर ही हैं, तो एज वो आप्त पुरुष हैं एंड मैंने उनकी ही बात यहाँ पे फर्दर डिस्क्राइब की है, तो मेरी बात भी आप्त वचन में मानी जानी चाहिए। फ्रॉम दिस कोटेशन वन शुड नॉट कंसिडर दैट आयुर्वेदिक medicines have no evidence base. Ayurveda has adopted scientific method to research for truth in the form of praman. These authoritative statements were the source of research to various ancient acharyas. One of the statement is कि मेदोक्षय प्लीहा वृद्धि, enlargement of spleen with the depletion of med dhatu. This statement was considered as needed for research by Acharya Arundat, and he tried to research for its cause and effect or explanation. He concluded with the explanation that here pliha vriddhi should be explanation that here considered in the sense of sthanashyuti, change in position, and not in term of increasement of its size. ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखा कि आचार्य अरुंदत took the आप्तोपदेश as the thesis for his research and then further explained on that. अब आगे हम शब्द और वाक्य के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। शब्द के लक्षण क्या हैं? वर्णों से मिलने वाले समूह को शब्द कहते हैं, ये हमने संस्कृत में भी पढ़ा है। अर्थात अक्षर के समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद क्या क्या हैं? शब्द 4 प्रकार के होते हैं: दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य, अनृत। ठीक है। दृष्टांत मतलब ऑब्वियस, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज। जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उन्हें दृष्टार्थ कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रमाणों में जो ज्ञान प्राप्ति के योग्य है उसे दृष्टार्थ कहते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली दिख रहा है उसका जो वर्णन किया गया है वो वाला शब्द दृष्टार्थ कहा जाएगा। उदाहरण क्या? आत्मेंद्रिय असात्मीय इंद्रिय अर्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम
से दोष प्रकूपित होते हैं। प्रकूपित दोष षड उपक्रमों से शांत होते हैं। ठीक है, ये सामने सामने दिख रहा है तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। इन वाक्यों का यहीं पर अर्थ प्रत्यक्ष होता है, यही दृष्टार्थ है। ठीक है, अदृष्टार्थ मतलब ट्रांसेंडेंशियल, हैविंग एन ऑब्जेक्ट नॉट एविडेंट टू द सेंसेस, जिन विषयों में वर्णित विषयों का इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, उन्हें अदृष्टार्थ कहते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार वह शब्द प्रमाण जिसके वाच्य या अर्थ का साक्षात इस संसार में ना हो, आध्यात्मिक या गुण अर्थ रखने वाले को अदृष्टार्थ कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे साक्षात हम नहीं देख सकते उनकी बात जहाँ पे वो अदृष्टार्थ हो है। मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है, ये हमें डायरेक्टली सेंसेस से नहीं दिख सकता, मोक्ष हो सकता है, ये अदृष्टार्थ में आ गया। सत्य जो ट्रुथ है, जो शब्द जैसा कहा गया है वैसा ही हो, यथार्थभूत हो, उसे सत्य शब्द कहते हैं। आयुर्वेद में उपदेश साध्य रोग की सिद्धि के उपाय। ठीक है, ये ठीक है। अनृत मतलब अनट्रूथफुल, जो सत्य ना हो, विपरीत, जो झूठ हो। मृत मृत शरीर को वेदना होती है, मतलब मृत शरीर को पीड़ा होती है, जो कि नहीं होता, ये झूठ है। आँखों से सुनाई देता है, ये भी झूठ है। शब्द वृत्ति, शब्द बोधक वृत्ति, मतलब शब्द से जो ज्ञान होता है उसकी प्रक्रिया को शब्द वृत्ति कहते हैं। वाक्य से अभिप्राय का ज्ञान कराने वाली शक्तियों को शब्द वृत्ति या वाक्य वृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसमें जो ज्ञान कराती है उस शक्ति को शब्द वृत्ति कहा गया। वाक्य के अर्थ को बताने वाली शक्ति को शब्द वृत्ति कहते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार की होती हैं: अभिधा, लक्षण, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्यख्य। ये सबसे पहले है अभिधा, मतलब लिटरल मीनिंग। जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तब वहाँ उसका अभिधा शक्ति होती है, मतलब जैसा हमने कहा है एग्जैक्ट उन वर्ड्स का जो मीनिंग है, जब वो हमें उससे समझ आ रहा हो तब उसे अभिधा कहते हैं। सिर पर चढ़ना, इस वाक्य का अर्थ किसी वस्तु को किसी स्थान से उठाकर सिर पर रखना होगा, इसका कोई अन्य अर्थ ना लेना, जैसे बेटे को सिर पर चढ़ाया, या सिर पर चढ़ाने का अर्थ कुछ और लेना। जैसे हम कहते हैं सिर पे चढ़ा रखा है, सिर पे बैठा रखा है, ये वो, अगर हम इनका डायरेक्ट मीनिंग ही ले लें तो वो अभिधा होगा, बट ऐसा नहीं होता। सो इट इज क्लास क्या। दूसरा है हमारा यहाँ पे लक्षणा, जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ प्रकट ना होकर अन्य अर्थ का अवबोध होता है तब उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। शब्द की निरुक्ति के अनुसार जो अर्थ होना चाहिए उससे भिन्न अर्थ का होना लक्षणा कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये लक्षणा का एग्जाम्पल है। सिर पे चढ़ाना कि मतलब वो डायरेक्ट उसका लिटरल मीनिंग प्रिसीव नहीं हो रहा है, बट वी समहाउ अंडरस्टैंड द पॉइंट। सामान्य अर्थ प्रकट ना होके अन्य अर्थ प्रकट हो रहा है यहाँ पे। इसके भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। गंगाया धोष, इसका सीधी वाक्य अर्थ, यहाँ गंगा पर कोटि है, परंतु ये अर्थ न लेकर गंगा समीप है, ये अर्थ लेना चाहिए। टॉकिंग टू द चेयर, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वुड बी हैविंग द कॉन्वर्सेशन विद द पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर, नॉट विद द चेयर। ठीक है, यहाँ पे भी हमने देख लिया कि डायरेक्ट मीनिंग नहीं आ रहा है, बट कुछ और मीनिंग आ रहा है। नाउ व्यंजना, सजेस्टेड मीनिंग, जब वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ से अतिरिक्त किसी तीसरे का ही अर्थ बोध होता है तब उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो कहा गया है और जो कहना चाहते थे उससे सेपरेट कुछ और अर्थ का बोध हो रहा है तो उसे व्यंजना कहते हैं। ये सार्केज़म होता है एक तरीके से, जो शब्द शक्ति वाक्य बोधव्य जिससे बात की जा रही है, प्रकरण, देश, काल, चेष्टा आदि के विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति करता है, उसे व्यंजना कहते हैं। बच्चों की परीक्षा के अनुत्तीर्ण होने पर पिताजी उसे कहते हैं, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। मतलब बच्चों के फेल होने के बाद भी अगर कोई माँ बाप उसे कह रहा है ना, अरे वाह क्या काम किया, शाबाश, तो वो व्यंग के अर्थ में कहा गया, सार्केज़म है वो, तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है।
अब आखिरी है तात्पर्यार्थ्य, रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। यदि किसी स्थिति में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग किया जाए जिसका कोई अर्थ है तो ऐसी दिशा में अभिधा, लक्षण और व्यंजना का योग्य अर्थ का बोध नहीं होता। ऐसी अवस्था में शब्द की जिस शक्ति का संयोग अर्थ ज्ञान होता है उसे तात्पर्य कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई शब्द है उसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग है। जैसे हम यहाँ पे एक बेहतरीन एग्जांपल ले सकते हैं इंग्लिश का। खाली जगह कहाँ पे है? ठीक है, ठीक है। विल यू मैरी मी? रुक, पतला करो इसे। हाँ, ठीक है। यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो गया? क्या तुम मेरे से शादी करोगे? बट इफ वी टेक इट अ बिट डिफरेंटली, विल यू मैरी मी, यहाँ पे चार लोगों की बात हो गई कि हाँ, एक विल हो गया, एक तू हो गया, एक मैरी हो गई, एक मैं हो गया। ठीक है, अगर हम इसको अलग से देखें, रुक, विल यू मैरी मी, विल तुम मुझसे शादी करो। ठीक है, यहाँ पे सेम वर्ड्स हैं बट उसके हमने तीन अलग अलग अर्थ निकाल लिए हैं। ये यहाँ पे तात्पर्य अर्थ हो गया। इसका यहाँ पे अलग से भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। सेंधव शब्द के दो अर्थ होते हैं, नमक और घोड़ा। यदि भोजन के समय कोई ये कहे कि सेंधव मान्य, तो उसका ये अर्थ लेना चाहिए कि नमक लाओ, ना कि घोड़ा लाओ। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस की बात हो रही है कि उस पर्टिकुलर केस में कौन सा शब्द आना चाहिए, आपको वो देखना चाहिए। ये एक अलग टाइप की शब्द वृत्ति हो गई। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, विभिन्न प्रकारों से विभाजित किया जाता है जो निम्न प्रकार से हैं। अभिधा, रूढ़ी, जब शब्द के एक ही अर्थ का बोध होता है या शब्द समुदाय रूप में अर्थ का बोध कराते हैं तब वह रूढ़ी हैं। उदाहरण जल। ठीक है, इसमें एक का ही अर्थ हो रहा है। यौगिक, जब शब्द के भागों से या उसके अवयवों से अर्थ का बोध होता है तो उसे यौगिक कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द का योग होता है। उदाहरण चिकित्सालय, चिकित्सा और आल्य, मतलब चिकित्सा जहाँ पे होती है वो वाली जगह, हॉस्पिटल। यहाँ पे दो दो शब्द हैं, उन दोनों से मिलके एक चीज़ का हमें अर्थ हो रहा है। यहाँ पे सिंगल चीज़ से सिंगल चीज़ का अर्थ हो रहा था। योग रूढ़, जब दो शब्द के योग से तो बनता है परंतु योग के पश्चात उसका अन्य अर्थ ही रूढ़ हो जाता है तो वह योग रूढ़ होता है। उदाहरण वारिज, अर्थात पानी में उत्पन्न होने वाला, परंतु ये शब्द कमल के अर्थ को रूढ़ करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी दो अलग अलग शब्द यूज हुए, पानी से उत्पन्न होने वाला, बट उससे एक सेपरेट चीज के बारे में हमें पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे चिकित्सा और आल्य, जहाँ पे चिकित्सा हो रही है वो चिकित्सालय, वो तब भी उन दोनों सेपरेट शब्द से मिलके जो चीज़ बनी उसके बारे में बता रहा है। बट यहाँ पे रैदर एक तीसरी चीज़ का अर्थ हो रहा है। पानी से और भी चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं बट इट इज़ बेसिकली सेड फॉर जस्ट कमल, ये उसका अर्थ है। लक्षणा, जब इसका रूढ़ी वाला वर्जन, जब शब्द का कोई लक्ष्यार्थ रूढ़ हो जाता है तब वह रूढ़ लक्षणा कहलाता है। उदाहरण तलवारें मैदान में आ गई, यहाँ तलवार का अर्थ सैनिक है ना कि तलवार, ऐसा कहना रूढ़ी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ एक वर्ड के बारे में बात हो रही थी, प्रयोजनवती, जब किसी विशेष प्रयोजन हेतु लक्ष्यार्थ का प्रयोग होता है तब उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। उदाहरण आयुर्वेदो अमृतनाम, यहाँ आयुर्वेद खाद्य वस्तु नहीं होने पर भी इसे अमृत कहा गया है। आयुर्वेद अमृत की तरह लाभकारी होने से इसे अमृत कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक मीनिंग की वजह से हमने वहाँ पे लक्षणा का प्रयोग किया है तो ये प्रयोजनवती हो गया। कि यहाँ इसका एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है अच्छे से, ये अभी हम पढ़ ही रहे हैं। लेट्स फर्दर एक्सप्लोर द अदर थिंग्स। गौणी लक्षण, जब गुणों का सादृश्य
दिखाने के प्रयोजन से लक्ष्यार्थ का प्रयोग होता है तब उसे गैणी लक्षणा कहते हैं। उदाहरण, रमेश गधा है। यहाँ रमेश को गधा समान मुंह दिखाने के प्रयोजन से उसे गधा कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी चीज़ की क्वालिटी को दिखाने के लिए हम लक्षणा का यूज़ करते हैं तो उसे गैणीय लक्षणा कहते हैं। शुद्ध लक्षणा, जब सादृश्य से अतिरिक्त किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का प्रयोग होता है तब उसे शुद्ध लक्षण कहते हैं। उदाहरण, गंगा पर कुटी है। यहाँ गंगा में कुटी है ऐसा अर्थ ना लेते हुए गंगा के निकट कुटी है, मतलब गंगा के ऊपर ये मकान बना रखा है, नदी के ऊपर बना रखा है, ये खाई के ऊपर घर बना रखा है, ऐसा ऐसा जब बोला जाता है वहाँ पे हम डायरेक्ट उसकी बात ना करते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ उसके पास गंगा के निकट कुटी है, ऐसा अर्थ लिया जाता है या निकटता के प्रयोजन से लक्ष्यार्थ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी किसी की क्वालिटी बताने के लिए किया गया है। तो ओके, व्यंजना मतलब जो व्यंग होता है, शब्द आदि, जब व्यंग्यार्थ शब्द पर आश्रित है तब उसे शब्दादि व्यंजना कहते हैं। इस शब्द के स्थान पर अन्य सामान्य अर्थी शब्द रख देने पर व्यंग्यार्थ का ज्ञान नहीं होता। ओके, जब व्यंग्यार्थ शब्द पर आश्रित है, व्यंजन को हम एक तरीके से पन का एग्जाम्पल मान सकते हैं। जो इंग्लिश में पन्स होते हैं, जो किसी के नाम या फिर पर्टिकुलर वर्ड के बेस्ड पे हम जोक्स करते हैं, वो व्यंजन हो गए। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, एवरीवन नोज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस समहाउ, कि व्हाट इज़ वन गेट जिसके अंदर आप नहीं जा सकते, कोलगेट। यहाँ पे वर्ड प्ले हुआ है तो ये शब्द आदि व्यंग में आएगा और अर्थ आदि में वही पहला वाला एग्जाम्पल आ सकता है कि वाह तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया फेल होके। यहाँ पे अर्थ पे ज़्यादा फोकस है और यहाँ पे जो पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ हुए थे उस पे ज़्यादा फोकस है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। शक्ति ग्रह हेतु, प्रत्येक पद का अर्थ उसमें आश्रित शक्ति की सहायता से उजागर होता है। इस पद शक्ति के प्राप्ति के जो साधन है उसे शक्ति ग्रह कहते हैं। पदों की शक्ति का ज्ञान होना शक्ति ग्रह है। शब्द में जिससे अर्थबोध होता है उसे शक्ति ग्रह कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक पद का अर्थ उसमें आश्रित शक्ति की सहायता से उजागर होता है। ठीक है, जो भी हमें शब्द वृत्ति होती है, मतलब शब्द समझ आता है, वो शब्द में छुपी शक्ति के बेस पे होता है। इस पद शक्ति के प्राप्ति के जो साधन है उन्हें शक्ति ग्रह कहते हैं। ठीक है, जहाँ से हमें ये चीज़ें समझ आ पा रही हैं। एक मैकेनिज़्म हमारे अंदर है जो हमें पता है चीज़ों का मतलब, और एक जो हम शब्द पढ़ रहे हैं उनका जो मतलब वो कहना चाह रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। तो हमें जो जिस चीज़ की मदद से वो चीज़ समझ आ पा रही है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड सम मीम, उसका शक्ति ग्रह क्या आपके लिए, इंस्टाग्राम, जिससे वो समझ आया था गिवन कॉन्टेक्स्ट। शक्ति ग्रह 8 होते हैं, व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यकोश, विवृत, सान्निध्य। व्याकरण मतलब ग्रामर, मूल धातु से उपसर्ग प्रत्यय को जोड़कर शब्द बनता है। संस्कृत का लगभग हर शब्द धातुओं के रूप में तोड़ा जा सकता है। इसको हम ये डिक्शनरी से भी कोरिलेट कर सकते हैं, या फिर संस्कृत में शब्दकोश जो है जिसमें धातु आदि दी हुई होती है कि इसका किसका क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे पक्ता शब्द पच धातु में त्रिच प्रत्यय लगाकर बना है। पच धातु पकना धर्म को इंगित करती है, अतः व्याकरण के ज्ञान होने से शब्दों का अर्थ ज्ञान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, उपमान, कंपैरिजन, किसी अप्रसिद्ध वस्तु का अन्य प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करना उपमान कहलाता है। तो यहाँ पे उपमान, कंपैरिजन, किसी अप्रसिद्ध वस्तु का अन्य प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करना उपमान कहलाता है। यहाँ पे हम जब किसी चीज़ को कंपेयर करके समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी है, धनुष की तरह जिसमें शरीर की आकृति हो जाए उसे धनुवार्थ कहते हैं, टेटनस कहते हैं। यहाँ पे हमने धनुष से कंपेयर करके टेटनस को एक्सप्लेन कर दिया। तो एक प्रसिद्ध वस्तु धनुष और अप्रसिद्ध वस्तु टेटनस, क्योंकि उसमें धनुष जैसा आकार होता है। तो ये कंपैरिजन है। यहाँ जिसने धनुवर्त के रोग को नहीं देखा है
उसे भी धनुव्रत में रोगी की अवस्था का ज्ञान हो जाता है यदि उसे धनुष देखा हो तो। ठीक है, अतः उपमान का ज्ञान कराने से शब्द का अर्थ ज्ञान हो सकता है। अब कोश, डिक्शनरी। एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। कोश की सहायता से पर्यायवाची शब्द से मूल शब्द का ज्ञान किया जा सकता है। ठीक है, डिक्शनरी बेसिकली वही मंद में कराहट एवं राट मंद फल का प्राय है। कोश की सहायता से इन दो शब्दों के मदन फल ये अर्थ स्पष्ट हो सकता है, अतः कोश से शब्दों का अर्थ ज्ञान होता है। डिक्शनरी। आप्त वाक्य, अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट। आप्त पुरुषों के शब्द से भी शक्ति ग्रह का ज्ञान हो सकता है। आप्त वचन हमें बता दे कि हाँ किस चीज़ का क्या अर्थ होता है, तो अगली बार से हमें वो समझ आ जाएगा। किसी रोग के बारे में जब कहते हैं तब बिना उस रोग की ग्रस्त रोगों को देखे ही हम उस रोग का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, अतः आप्त वाक्य भी शब्द ज्ञान में सहायक है। अब व्यवहार। अपने से बड़े व्यक्तियों के व्यवहारिक कार्यों को देखकर शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो सकता है। जैसे हम बचपन में देखते ही हैं कि पिता ने माँ से कहा पानी लाओ, तब माँ पानी लाती है। ये देख बच्चे को जिसे पानी का अर्थ नहीं पता उसे पानी का अर्थ ज्ञान हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशनिंग हो गई। अब वाक्य शेष। वाक्य में उपस्थित शब्दों के संदर्भ से अर्थ का ज्ञान कराना वाक्य शेष कहलाता है। सिर, हाथ, पैर, पृष्ठ कहने पर पुरुष का ज्ञान होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बाकी के वाक्य से कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया। जैसे हमें बहुत बार इंग्लिश वगैरह में भी कुछ वर्ड समझ नहीं आते, बट हम कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते कि हाँ यहाँ पे क्या कहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया विवृत, इंटरप्रिटेशन। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पर जहाँ जब्त के कहने पर उसके अर्थ का भी विवरण किया जाता है उसे विवृत कहते हैं। मधु शब्द के कई अर्थ होते हैं। शहद, मदिरा, चैत, मास, एक दैत्य, वसंत आदि। यदि वाक्य में ऐसा बताया जाए कि मधुशाला कविता की एक पंक्ति है, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला, ऐसा कहने पर यहाँ मधु का अर्थ मदिरा है, तो इसे विवृत कहते हैं। यहाँ पे मैं बताया जैसे एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, बट हम कॉन्टेक्स्ट में उसको देख के समझ सकते हैं कि उसका क्या अर्थ होगा। मधुशाला एक हरिवंश राय बच्चन की पोयम है, उसमें उन्होंने कहा पाठक गण है पीने वाले, यहाँ पे पीने का अर्थ आ गया। ठीक है, मतलब ये पीने के कॉन्टेक्स्ट में। पुस्तक मेरी मधुशाला, मधुशाला मतलब बार होता है एक तरीके से। ओके, सानिध्य, प्रेजेंस ऑफ नोन वर्ड्स। ज्ञात शब्द के सानिध्य, साथ में रहने में भी उपस्थित अज्ञात शब्द का ज्ञान होता है। प्रसिद्ध शब्द से अप्रसिद्ध शब्द का ज्ञान किया जा सकता है। ठीक है, आम के पेड़ पर वसंत ऋतु में वसंत दूत मधुर आवाज में गाना गाती है। आम का पेड़, गाना, वसंत ऋतु इत्यादि शब्द के सानिध्य में वसंत दूत का अर्थ कोयल समझा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने कॉन्टेक्स्ट से समझ लिया कि हाँ यहाँ पे आम का पेड़ है, उसमें वसंत ऋतु में कौन गाना गाता होगा, कोयल। के अब वाक्य का स्वरूप क्या क्या है। पद का समूह, दो या दो से अधिक, जिसका सार्थक अर्थ निकलता है, मतलब उनका कलेक्टिवली कोई अर्थ निकल पा रहा है, उसे वाक्य कहते हैं। अब वाक्य ज्ञान अर्थ हेतु। वाक्य अर्थ ज्ञान के तीन हेतु होते हैं, आकांक्षा, योग्यता और सानिध्य। इसमें हम आकांक्षा को समझते हैं। एक वाक्य में कई शब्द या पद होते हैं, ऐसा होने पर भी कई बार वाक्य अर्थ का बोध नहीं होता। वाक्य अर्थ का बोध होने के लिए एक पद का दूसरे पद से सहायता प्राप्त करना आवश्यक होता है, इसे आकांक्षा कहते हैं। आकांक्षा का अभिप्राय है कि वाक्य में शब्द ऐसे ही रखे ना हो, वह मिलाकर किसी तात्पर्य का बोध कराते हो। ये हमने समझ लिया कि उसका कुछ सेंस बनना चाहिए। रमेश और सुरेश पढ़ते हैं, यहाँ केवल रमेश और सुरेश कहने से वाक्य अर्थ का ज्ञान नहीं होता, किंतु पढ़ते हैं कहने पे वाक्यों का योग्य ज्ञान होता है। ठीक है, अब योग्यता, अर्थ का बाधित ना होना योग्यता है। ठीक है, योग्यता का अभिप्राय है कि पदों के समूह से निकला हुआ अर्थ असंगत या असंभव ना हो, वो पॉसिबल भी होना चाहिए। जैसे
उदाहरण क्या है इसका, पानी में हाथ जल गया, ये एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं, नहीं एक सेकेंड है, अगर गर्म पानी हो तो हाथ जल गया। इसका कुछ और उदाहरण लेते हैं। हाँ, ये वही कि आंखों से सूंघ लिया, ये एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको भी हम ये वैलिड नहीं मान सकते, उसकी योग्यता होनी चाहिए। सन सन ने दिया असक्ति का अर्थ, ये तीसरा वाला, सामीप्य या निकटता, अर्थात अर्थबोध कराने वाले पदों के बीच देश या काल का व्यवधान ना हो। इस पदों का बिना विलंब से किया गया उच्चारण सानिध्य है। हाँ ये भी है, मतलब आप शब्दों को किस प्रकार से बोल रहे हो, उनके बीच में ज़्यादा गैप ना हो तो उनका अलग अर्थ होता है। जैसे हमने ऊपर ही अभी विल यू मैरी मी वाला एग्जांपल लिया था ना, इसमें भी स्पेस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो अलग अर्थ है, यहाँ पे स्पेस है तो अलग अर्थ है, यहाँ एक ही स्पेस है तो अलग अर्थ है। तो उसको भी ध्यान में लेना पड़ता है, उससे ही ढंग से हमें वाक्य अर्थ का ज्ञान होता है। पानी कहकर कुछ समय बाद बह रहा है कहने से काल का व्यवधान हो जाता है, जिससे वाक्य का अर्थ का ज्ञान नहीं हो पाता। ओके, अब क्या है, ये अधिकतर आयुर्वेदीय ग्रंथ गुरु पुरुष संवाद रूप में लिखे गए हैं। उपदेष्टा अपनी बात कहने के लिए अनेक वाक चातुर्य, वाक छल आदि का प्रयोग करते हैं। इन उपदेशों का को यथार्थ समझने के लिए शब्द हेतु, वाक्यार्थ, ज्ञान हेतु आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे हम आप उपदेश भी समझ गए, चैप्टर खत्म, बाय बाय।